हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। देख लेते हैं अभी तक हमने कितना कितना पोर्शन कवर किया है और कौन सा नया टॉपिक हमारे पास आज आता है। तो सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन देखा था, रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसमें डेफिनेशन की हमने बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आया था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार हमारे पास आए थे, जिसमें हमने कहा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमने बात की थी लैंगिक जनन या यौन प्रजनन क्या होता है, और इसमें आपने देखा था कि जो क्योंकि आप एनिमल्स में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। देन हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की है, जो फीमेल गैमेट या जो एक्सेल होती है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने बात की है। देन हमने कहा फर्टिलाइजेशन, जब यहाँ पे दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने बात की थी। फर्टिलाइजेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, जिसमें हमने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक की बात आप कर चुके थे। चलिए, फर्टिलाइजेशन के बाद आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को भी पढ़ लिया था। टेस्ट ट्यूब बेबीज वाला जो पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमने का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने कहा हाउ इज एन एम्ब्रियो डिफरेंट फ्रॉम अ जाइगोट, यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो से किस प्रकार से भिन्न है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था। आपको बताना था जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जाइगोट के बारे में। जाइगोट जिसे हम कहते हैं युग्मनज, और एम्ब्रियो जिसे आप कहते हैं भ्रूण। ठीक है, अगर हम बेसिक सी चीजें इनमें देखें कि दोनों में से पहले क्या बनता है, हमने कहा सबसे पहले क्या बनेगा, दोनों में से युग्मनज पहले बनता है और उसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक है, हमने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जाइगोट किस चीज से मिलकर के बना होगा, युग्मनज किस चीज से मिलकर के बना होगा। तो हमने कहा युग्मक, दो युग्मकों से दो जो युग्मक होते हैं, अब दो युग्मक कौन कौन से होंगे, मेल और फीमेल गैमेट होंगे, मेल और नर और मादा युग्मक होंगे। इन युग्मक से क्या बनेगा, यहाँ पे आपने कहा युग्मनज का निर्माण होता है। मेल और फीमेल गैमेट से क्या बनता है, यहाँ पर हमने कहा युग्मक या गैमेट बनते हैं। ठीक है, सेम है, दो युग्मक कौन कौन से हैं, हमने कहा मेल और फीमेल गैमेट। एक गैमेट मेल है और दूसरा क्या है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट है, दोनों से हमने कहा युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जब युग्मक से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था तो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के द्वारा हो रहा था, जिसे आपने कहा फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो जाइगोट के बारे में हमने बेसिक सी चीजें समझ ली हैं। हमने कहा कि सबसे पहले तो क्या बने, यहाँ पर गैमेट बने, युग्मक बने, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना। दोनों गैमेट में जब एक प्रक्रिया होती है जिसे हमने कहा फर्टिलाइजेशन या निषेचन जब हुआ, तब यहाँ पे युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, सिंपल सी बात है, दो जो युग्मक थे उनका जो संलयन था, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिक्सिंग जो थी, दोनों जो गैमेट है जब वो फ्यूज हुए आपस में, तब जाके क्या हुआ, युग्मनज हुआ। तो फ्यूज होने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। फ्यूज होने के बाद क्या बना, युग्मनज बना। अगर मैं एम्ब्रियो कहूँ, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है, एम्ब्रियो का यानी कि जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो हुआ जाइगोट से। जाइगोट जिसे आप क्या कह रहे हैं, युग्मनज कह रहे हैं। ठीक है, भ्रूण किस चीज से मिलकर के बना, जाइगोट से मिलकर के बना।
तो अगर मैं कहूँ कि जाइगोट बनने से पूर्व की अवस्था क्या थी या जाइगोट किस प्रक्रिया के द्वारा बना, आपने कहा जाइगोट निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा बना। अगर मैं कहूँ कि भ्रूण कैसे बना, आपने कहा जाइगोट में जब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जाइगोट से एक सिंगल सेल था जाइगोट, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं उनका नंबर बढ़ता चला गया और तब जाके आपने कहा धीरे धीरे जब ऑर्गन्स बनने लग गए तब यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। तो कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। हमने कहा एक सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है कि पहले क्या होगा, पहले गैमीट बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर गैमीट का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, फिर हमने कहा जाइगोट बनेगा, फिर उनका जाइगोट में क्या होगा, आपने कहा जाइगोट में बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और तब यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होगा। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर जाइगोट और एम्ब्रियो में? हमने कहा जाइगोट का जो निर्माण है वो किस चीज से मिलकर के होता है, वो होता है युग्मक से मिलकर के। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा। एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों में आता है, अगर मैं बात करूं एक मेजर डिफरेंस के बारे में, हम कहते हैं जो जाइगोट है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। ठीक है, जो जाइगोट होगा वो होगा एक कोशिकीय। एम्ब्रियो जो होता है वो होता है मल्टी सेलुलर, या जिसे आप कहते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस तो यही आता है कि जाइगोट और एम्ब्रियो दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। जाइगोट एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है, जिसे आप सिंगल सेल कहेंगे। ठीक है, और अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूँ, आपने कहा एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेलुलर है, या क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है। ठीक है, और किस चीज से मिलकर के बना है, आपने कहा दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किस प्रोसेस के द्वारा बना, आपने कहा फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना। तो अगर दोनों में डिफरेंस को हम देखें, अगर दोनों में डिफरेंस को हम देखें तो हमने कहा अ जाइगोट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जो जाइगोट है वो एक कोशिका के द्वारा ही बना होता है। वहीं अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं, आपने कहा एन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सेकेंड डिफरेंस आता है, इट इज फॉर्म्ड एज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ, आपने कहा कि जो जाइगोट है वो किसका रिजल्ट है, आपने कहा कि यहाँ पर जो निषेचन है, निषेचन का जो यहाँ पे रिजल्ट है वो क्या है, आपने कहा जाइगोट आता है। तो एम्ब्रियो क्या है फिर, हमने कहा इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई उसके फल स्वरूप आपने कहा जाइगोट बना है। और अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो बना है वो है जाइगोट, और जाइगोट के बाद की जो प्रोसेस होती है वो क्या होगी, एम्ब्रियो होगी। इट हैज नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और टिश्यू, आपने कहा जाइगोट में भी टिश्यू होंगे ही नहीं क्योंकि एक ही सेल है, ऑर्गन्स तो नहीं बनेंगे लेकिन टिश्यू भी नहीं बना। अगर एम्ब्रियो की बात की जाए तो द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू आर वेल डिफाइंड इन एन एम्ब्रियो, कि जो यहाँ पर एक भ्रूण है उसमें टिश्यू भी है तो उसमें ऑर्गन भी पाए जा रहे हैं। तो देखिए बेसिक सा डिफरेंस क्या क्या हमारे पास डिफरेंस आए हैं। अगर हम पहला जो डिफरेंस आपके पास आता है वो है यहाँ पर सेल से रिलेटेड। सेकंड जो डिफरेंस हमारे पास आता है, हमने कहा कि यहाँ पर जो जाइगोट बना वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बना है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर युग्मनज
अगर इसे हम देखें कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, या हमने कहा कि भ्रूण का निर्माण निषेचन की प्रक्रिया के बाद होता है। ठीक है, भ्रूण का जो निर्माण है वो निषेचन की प्रक्रिया के बाद होता है। अगर ये वाला डिफरेंस हम देखें तो हमने कहा कि युग्मनज में ऊतक व अंग नहीं पाए जाते हैं। भ्रूण में ऊतक व अंग पाए जाते हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस हम कह सकते हैं, हमने कहा कि जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, और हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो से पहले जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस हमारे पास आता है जो कि हमने दोनों में देखे हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो हेडिंग आती है वो है बेस्ड ऑन the way how the organism give birth to their offspring, they are classified into two categories। कि यहाँ पर क्या आता है, हम पार्चुलेशन की प्रोसेस को पढ़ते हैं कि जब एम्ब्रियो का क्या होगा है, पूरा डेवलपमेंट हो गया है, अब वो फीटस के फॉर्म में आ गया। फीटस क्या होता है कि जब सारे जो जितना भी डेवलपमेंट होना होता है एक एम्ब्रियो में, वो जब सब कुछ हो जाता है तो हम उसे कहते हैं फीटस। अब आपने कहा उसके बाद होता है पार्चुलेशन की प्रोसेस, यानी कि जब आप देखते हैं जो न्यू बॉर्न होता है तो कैसे होता है, पार्चुलेशन की प्रोसेस के प्रक्रिया के दौरान। जब यहाँ पर पार्चुलेशन होता है तो वो किस फॉर्म में रहता है उसके आधार पर, उसके बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के जीव आते हैं जिन्हें हम विविपैरस और ओविपैरस कहते हैं। इनके बीच की भी कैटेगरी होती है, लेकिन आपको दो चीजें ही पढ़नी है। आपने कहा विविपैरस कौन से होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। विविपैरस वो होते हैं जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है तो जो न्यू बॉर्न होता है, जो नवजात होता है, वो सेम अपनी पेरेंट जैसा ही दिखता है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये हो सकता है, ये होता है कि जो न्यूबॉर्न होगा बहुत छोटा होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा वो बहुत छोटा होगा, लेकिन उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम अपने पेरेंट जैसा ही होता है। कोई भी यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें ओविपैरस की, तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स। आपने कहा ओविपैरस एक ऐसे जंतु होते हैं कि जब यहाँ पर वो अपने यंग वंस को जब जन्म देते हैं तो उनके जो नवजात होते हैं वो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते हैं, पहले वो एग फॉर्म में रहते हैं। हो सकता है उसके बाद कुछ ऐसे होंगे कि जो उसके लार्वल स्टेजेस आती हैं, यानी कि अलग अलग स्टेजेस आती हैं, और जब वो परिपक्व हो जाते हैं, जब वो एडल्ट फॉर्म में आते हैं, वो तभी अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। उससे पहले वो क्या होते हैं, उनका जो शारीरिक आकार होता है वो अपने पेरेंट जैसा नहीं रहता है। तो विविपैरस के क्या क्या एग्जाम्पल, आपने कहा ह्यूमन, मनुष्य में आपने देखा होगा कि जो नवजात होता है अपने पेरेंट जैसा दिखता है। ठीक है, डॉग्स, कैटल, कैट्स, इन सभी में आपने देखा होगा। विविपैरस के क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, आपने कहा यहाँ पर फिशेस होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फिबियंस होते हैं, जो क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें लार्वल स्टेजेस आती हैं। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए, तो दोनों चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको बताया गया है टर्निंग इनटू एडल्ट फ्रॉम यंग वंस। आपने कहा कि यहाँ पर हमने बोला इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की हमने बात की थी। अब हमारे पास एग्जांपल आते हैं कि कैसे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस आएंगी और जब अडल्ट फॉर्म आती है, परिपक्व जब होते हैं यहाँ पर यंग वंस, तो तभी वो अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर आपसे बताया गया है एज इंडिविजुअल्स आर बोर्न दे कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे टर्न इनटू अडल्ट। जब यहाँ पर क्या होता है, पार्चुलेशन की प्रोसेस हुई, और जब यहाँ पर जो यंग वंस होते हैं, जो नवजात होते हैं, उनमें वृद्धि होती रहती है, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है तब तक जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाएं, परिपक्व ना हो जाएं और अपने पेरेंट जैसे ही आपको ना दिखने लगे। द यंग वंस may or may not look like the same when they become adult। आपने कहा कि जो यंग वंस होते हैं वो दिख भी सकते हैं अपने पेरेंट जैसे और नहीं भी दिख सकते हैं। फॉर in the case of frog and silkworm the adult and young ones are completely different। आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस यानी कि जो न्यूबॉर्न होते हैं, वो हो भी सकते हैं कि अपने पेरेंट जैसे दिखें, नहीं भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो कुछ कुछ तो अपने पेरेंट जैसे दिख रहे हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं दिख रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं कि जो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते? आपने कहा फॉर इंटेंस इन केस ऑफ फ्रॉग एंड सिल्कवॉर्म द अडल्ट एंड यंग वंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। कि यहाँ पर अगर हम सिल्कवॉर्म की बात करें, जो रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रॉग के बारे में, तो ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ये आपको फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले तो एग है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा था तो आपने दो प्रकार पढ़े थे। एक तो था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन, और एक था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिसे आप कहते हैं बाह्य निषेचन। सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस में पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फ्रॉग में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है? क्योंकि आपने पढ़ा था, आपने कहा था कि दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन है, दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन है, या दोनों में से ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने क्या बात की थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी। हमने क्या कहा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो भी जीव है उसकी बॉडी के अंदर हो रही है। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या था कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये बॉडी के बाहर हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा था। तो हमने लिया था एग्जाम्पल फ्रॉग में, हमने कहा था ये क्या करते हैं कि अपने जो गैमेट्स हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे, पानी में रिलीज कर देते हैं, और जब पानी में रिलीज करते हैं तो वहीं पर आपने कहा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और आपको देखने को मिलता है टैडपोल विद लेग्स। आपको टैडपोल देखने को मिल रहा है और इनमें लेग्स भी पाई जा रही है। तो अगर मैं कहूँ इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में, ये क्या है, आपने कहा जो न्यू बॉर्न है, जो यंग वंस है, और ये आपने कहा एक अडल्ट है, तो दोनों के यहाँ पे संरचना में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। फिर से डेवलपमेंट होता है और ये क्या होता है, फ्रॉगलेट इन्हें कहते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं ये जो फ्रॉगलेट है ये थोड़ा थोड़ा अपनी अडल्ट जैसा दिखने लगा है। अब ये फिर से इसमें डेवलपमेंट होगा और फिर से इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, और ये क्या होगा, एक अडल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों में आप डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना?
चलिए एक बार जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या आता है उसके डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक आपने जो एग्जांपल देखा था वो एक मेटामॉर्फोसिस का ही एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस में यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई गई है वो है सिल्क वॉर्म, ठीक है, जिसे रेशम का कीड़ा भी कहते हैं। अब देखा था प्रोसेस इन विच द यंग ones undergo drastic changes as they develop into an adult is called a metamorphosis। हमने कहा मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस का मतलब आप समझ रहे हैं, जो नवजात होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जब वो क्या हो जाते हैं अडल्ट होंगे तभी वो अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर ये जो चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपने कहा ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब ऐसा तो नहीं होता है कि जो जब आपने मनुष्यों में देखा होगा कि जो नवजात शिशु होता है वो पहले वो कुछ अलग ही दिख रहा था, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग था, फिर उसमें चेंजेस आए और तब जाके वो अपने पेरेंट जैसा दिखा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने कहा था कि ह्यूमंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो यंग वंस है वो अपने पेरेंट जैसे ही दिखेंगे। तो इसीलिए आपको बताया गया कि मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस ह्यूमंस में नहीं पाई जाती है because their body parts remain the same from the childhood to adulthood। आपने कहा कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो बॉडी पार्ट्स हैं, जितना भी यहाँ पे फॉर्मेशन होना है, जितना भी डेवलपमेंट होना है, जितना भी चेंजेस यहाँ पर आने हैं बॉडी में, वो मदर के वूम में आ जाते हैं। जब जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो तभी वहाँ पर सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब एम्ब्रियो में सारे चेंजेस आ गए हैं और वो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो तभी हम इसे कहते हैं कि अब ये फीटस है, क्योंकि फीटस का मतलब है कि इसके सारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो डेवलप्ड हैं, ठीक है। इसीलिए ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती, जैसे कि आपको सिल्क वॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर होता है क्या, आपके पास एक अडल्ट मॉथ आती है, ठीक है। ये क्या करेगी, फीमेल मॉथ ले मैनी टीनी एग्स। यहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल मॉथ होगी वो बहुत सारे एग्स को यहाँ पे क्या करेगी, रिलीज करती है। जब रिलीज यहाँ पर किया तो आपने कहा कि इनमें धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर आपको हेडिंग क्या दिखाई गई है, कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर 3 to 4 weeks ईच ऑफ देम देन स्पाइन अ कोकून्स अराउंड इटसेल्फ। आपने क्लास 6-7 में आपके पास एक चैप्टर आता है जब आप फैब्रिक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर नेचुरल फाइबर बनते हैं, कैसे आर्टिफिशियल फाइबर बनते हैं। तो आपने रेशम के बारे में पढ़ा होगा, सिल्क के बारे में आपने पढ़ा है। दोनों प्रकार के होते हैं सिल्क, आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल सिल्क होता है। जब आप बात कर रहे होते हैं कि नेचुरल सिल्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ है तब आप बात करते हैं सिल्क वॉर्म के बारे में। और सिल्क वॉर्म कैसे अपने एग ले करेगा, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो अपने चारों ओर सिल्क बनाते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस के नाम आपको दिखाए जाते हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस है आपको वही चीजें मेटामॉर्फोसिस के बारे में ही बताया जाता है कि सबसे पहले तो क्या होगा, ये लार्वल स्टेज आएगी। लार्वल स्टेजेस के बारे में कोकून होगा। आपने कहा द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर ये प्यूपा में क्या होगा, कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये क्या होता है, अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में ये पूरी प्रोसेस पढ़ी है, जिसे आपने सिर्फ यहाँ पर एज अ इंट्रोडक्शन लिया है, ये आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी है कि कैसे एक लाइफ साइकिल होती है। एक मौत की पूरी लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है जब आप फाइबर के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, अपने जो पुरानी क्लासेस के नोट्स हैं उन्हें देखेंगे और पढ़ेंगे उनमें आपने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। अगर हम बात करें कि एनिमल्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है,
जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि जो जितना एडवांस होगा, जो जितना डेवलप्ड होगा, उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन मोस्टली यूनिसेलुलर में पाया जाता है या उन जीवों में पाया जाता है कि जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। अब कुछ ऐसे भी जीव हमारे पास आते हैं कि जिनमें अलैंगिक जनन होता है। सेम चीज यहाँ पर भी क्या है, हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऐसे जीव जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है, अभी कैसे हैं, प्रिमिटिव हैं, यानी कि उनकी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है वो नहीं आया है, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल में आपके पास आता है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन के क्या क्या फीचर्स हमने पढ़े हैं। हमने कहा अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको देखने को नहीं मिल रही है। सिंपल सी चीज है कि सिर्फ एक जनक है, और एक जनक के शरीर के किसी भी भाग से यहाँ पर नया जो जीव है वो उत्पन्न हो सकता है। कैसे होता है, इमेज को देखिए, आपको बता रखा है हाइड्रा, ये पूरा एक हाइड्रा है। ठीक है, अब अगर मैं इससे भी पहले बनाऊं हाइड्रा, मैंने कहा ये है एक हाइड्रा। ठीक है, और मैं इसे कह सकती हूँ, यहाँ पर वैसे पेरेंट हाइड्रा इसे माना गया है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ये पेरेंट हाइड्रा है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको कोई उभार नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे इस वाले पोर्शन में हाइड्रा में आपको एक उभार दिखेगा, जो कि आपको इस इमेज में दिखाया गया। आपने कहा टिनी बम अपेयर ऑन पेरेंट हाइड्रा। ये आपका आता है पेरेंट हाइड्रा, या जिसे हम कहते हैं जनक हाइड्रा। ये है जनक हाइड्रा। ठीक है, अब इस जनक हाइड्रा में आपने कहा, इस जनक हाइड्रा में एक छोटा सा उभार आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं बर्ड। इसे हम क्या कहेंगे, इस छोटे से उभार को हम कहते हैं बर्ड। अब ये जो बर्ड है, पहले तो छोटा सा उभार था, अब ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे ग्रो होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, और आप देखते हैं कि यहाँ पर ये सेम इस पेरेंट हाइड्रा जैसा ही स्ट्रक्चर बनाने लगता है। तो सेकंड में हमने क्या बोला, पेरेंट हाइड्रा डेवलप बर्ड, ये बर्ड डेवलप हो गई है, जो बर्ड है वो ग्रो हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये जो संरचना है, ये दोनों एक जैसी संरचना बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा, यहाँ पर भी आपको पूरी संरचना देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रो कर रहा है, ये बड़ा हो गया। अब जैसे क्या होता है, इस बर्ड से एक हाइड्रा जैसी संरचना पूरी बन जाती है। अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी बन रही थी, फिर यहाँ पे संरचना तो पूरी आ गई है, लेकिन बहुत छोटी संरचना है, संरचना थोड़ी बड़ी हो गई है, और इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। अब क्या होगा, ये पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाएगा, जो जनक हाइड्रा है इससे ये अलग हो जाता है। तो एक हाइड्रा तो ये बन गया, और एक आपके पास आता है बेबी हाइड्रा। आपने कहा बर्ड ब्रेक्स ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, ये आपके पास क्या आ गया है, बेबी हाइड्रा, या इसे आप क्या कहते हैं, संतति हाइड्रा भी कह सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रा ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, ये अपने पेरेंट से अलग हुआ, लेकिन इसमें भी क्या है, ग्रोथ होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक इसकी जो लंबाई है ये पेरेंट हाइड्रा जितनी ही नहीं हो जाती है, ये पूरा उतना ही ग्रो होगा जितना कि इसका पेरेंट है। अब जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, अडल्ट हाइड्रा कहेंगे, परिपक्व हाइड्रा कहेंगे। और इस परिपक्व हाइड्रा में फिर सेम यही चीज चलेगी कि उसमें बर्ड बन रही है, वो बर्ड ग्रो कर रही है, फिर बर्ड उससे अलग हो गई, फिर वो जो बर्ड है वो एक इंडिविजुअल हाइड्रा यहाँ पर बन जाता है। हो क्या रहा है, प्रजनन में हमने क्या बोला, नए जीव का निर्माण ही प्रजनन है, रिप्रोडक्शन, यानी कि पुनः निर्माण। आपने कहा कि किसी भी जीव का पुनः निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो हुआ, आपने कहा एक नया हाइड्रा बना है, यानी कि निर्माण हुआ है, नए हाइड्रा का निर्माण हुआ है, तो प्रजनन है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता थी, जो कि आपके पास ये आता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी दूसरे हाइड्रा की भी आवश्यकता थी, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल हाइड्रा था, उसी की बॉडी में एक उभार बना, उसी की बॉडी से पूरे यहाँ पे हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन है इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन कहेंगे। अब अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग विधियां होती हैं, और इस विधि को हम क्या कहेंगे, बर्डिंग।
हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन का प्रकार पाया जा रहा है उसे हम कहते हैं बर्डिंग। तो पढ़ लें बर्डिंग क्या होती है और किस प्रकार से होती है। आपने कहा दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, इस प्रकार के प्रजनन में सिर्फ एक ही जनक शामिल होगा। इट टेक्स प्लेस इन अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक द हाइड्रा। आपने कहा ये अलैंगिक जनन के बारे में आपको बता रखे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, अलैंगिक जनन जो है वो किसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीवी जो होते हैं यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्मदर्शी में ही देखे जा सकते हैं, तो ये सूक्ष्म जीवों में ही पाया जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा हो गया है, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया है, ये इस प्रकार के जीवों में ही पाया जाता है। अब हम हाइड्रा को ले रहे हैं। हमने कहा हाइड्रा में किस प्रकार से यहाँ पे अलैंगिक जनन हुआ, उसे हम कहते हैं बर्डिंग। जस्ट लाइक ईस्ट रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। आपने कहा ईस्ट के जैसे ही हाइड्रा में भी बर्डिंग के द्वारा ही अलैंगिक जनन हुआ। अब ध्यान दीजिए ईस्ट और हाइड्रा दोनों अलग अलग हैं। ईस्ट बिलोंग करता है किंगडम फंजाई से और हाइड्रा बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से, ठीक है। द हाइड्रा पजल्स आर डिफरेंट बल्जेस ऑन इट्स सेल्फ कॉल्ड बर्ड, यानी कि हाइड्रा पे एक छोटा सा उभार है जिसे हमने बर्ड कहा। These bird develop into an individual hydra. Each hydra can possess a different number of birds. आपने कहा कि अब क्या होगा, ये धीरे धीरे जो बर्ड थी वो बड़ी होगी, एक बेबी हाइड्रा बनाती है, बेबी हाइड्रा डेवलप होगा, एक अडल्ट हाइड्रा बनाएगा यानी कि मेच्योर या परिपक्व हाइड्रा बनाएगा। उस परिपक्व हाइड्रा से फिर से क्या होगा, उसमें बर्डिंग होगी और नए हाइड्रा बनेंगे। लास्ट वाली लाइन बता रही है कि ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रा में सिर्फ एक ही बर्ड बनेगी, अलग अलग हाइड्रा में अलग अलग नंबर ऑफ बर्ड्स यहाँ पर बन सकती हैं। तो देखिए आप नोट कीजिए कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनमें अलैंगिक जनन कैसे हुआ। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएंगे वो आएंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन प्लेनेरिया में कैसे होता है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बाइनरी फिजन को आप लोग होमवर्क में है आपके लिए, आप लोग पढ़ के आएंगे क्योंकि जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन को तो आपने अमीबा के बारे में बात की होगी, सिंपल सा है। देन यहाँ पर अगर रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन है ये भी आप लोग होमवर्क में देखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। आपने कहा इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फीमेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है यहाँ पर कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पर जो नया इंडिविजुअल है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। These eggs develop into a new organism. This type of reproduction can be seen in some fishes like shark, some birds, reptiles like lizard, and a few insects. However, it can't be seen in mammals. आपने कहा कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही नए जीवों का निर्माण हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ये मैमल्स में ही होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप मनुष्य की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो जो आपको दो चीज़ें होमवर्क में पढ़ने को दी गई हैं वो आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।